नाउ कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इनकी क्या नीड है, ये हमको समझना है। और कोहेरेंट सोर्सेस समझने के पहले हम पहले ब्रश अप कर लेते हैं नेसेसरी कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस को समझने के पहले इन कंडीशंस को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी फिर ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वेव ऑप्टिक्स के अंडरस्टैंडिंग या इंटरफेरेंस के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंडीशंस क्या थी, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमने कंसिडर किए थे दो सोर्सेस S1 और S2, और इनमें से सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स लगभग सेम डायरेक्शन में, नियरली सेम डायरेक्शन में इमिट हो रही थी, और इन दोनों वेव्स को हमने किसी पॉइंट P पर सुपरपोज किया था। ये S1 से आने वाली वेव और ये S2 से आने वाली वेव। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये माना था कि एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, मतलब एट t इक्वल्स टू 0, जब ये वेव यहां से इमिट होना शुरू हुई थी S1 से और S2 से, उस समय इनिशियल फेज डिफरेंस 0 था। ये हमारा सपोजिशन था कि द इनिशियल फेज डिफरेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्ट इज 0। तो ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स, इनिशियल फेज डिफरेंस 0, और तब ये यहां सुपरपोज होती थी, और फिर हम पाथ डिफरेंस निकाल कर, क्योंकि ये कितना ट्रेवल करके आती थी x, और इसने ट्रेवल किया था x प्लस डेल्टा x, मतलब भले ही इनिशियल फेज डिफरेंस 0 था, पर P पर रीच करते समय, P कोई जनरल पॉइंट है, P पर रीच करते समय इनके बीच पाथ डिफरेंस आ गया था डेल्टा x, और इस पाथ डिफरेंस की वजह से इनके बीच आ गया था फेज डिफरेंस, कितने का, k डेल्टा x का। यदि इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है तो केवल इतना ही आएगा फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस आएगा ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ये ध्यान रखना है। और फिर हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस निकाली थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, तो हमने मालूम किया था कि ये जो फेज डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा, 2n पाई जिन पॉइंट्स पर, यानी पाई का इवन मल्टीपल वहां कंस्ट्रक्टिव होता है, या पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल हो जाएगा, वहां होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब यहां हमको कई सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां ये शर्तें सेटिस्फाई होंगी, और हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स मिलेंगे जिनको मैक्सिमास भी कहते हैं। और ये जो n होता है इसकी वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से होती है। वहां हमने बोला था 1 2 3 4, यहां हम इंटेंशनली प्लस माइनस कह रहे हैं, जो बाद में आपको समझ में आएगा। और इन पॉइंट्स पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स पर, जिनको मैक्सिमास भी कहते हैं, इन मैक्सिमास के पॉइंट्स पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, और ये कितनी होती है, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर्ड। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम वाले पॉइंट्स, और ये उनकी शर्त है। अब जैसे यहां पर, यहां क्या फॉर्म होगा, तो हम सोचें कि इनिशियल फेज डिफरेंस तो 0 है, और यहां रीच करते समय दोनों वेव्स को, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो स्क्रीन का सेंटर है, यहां पर पाथ डिफरेंस 0 हो जाने से, n यहां 0 डालें तो डेल्टा x 0 आता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त सेटिस्फाई होती है, और इसीलिए यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं ब्राइट बैंड, B0। ये और डिटेल में हम बात करेंगे बाद में। अभी हमारा एजेंडा है कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं ये हम समझ पाए। तो यहां ब्राइट बैंड फॉर्म होगा, फिर इसके पड़ोस में एक पॉइंट यहां पर ऐसा होगा जहां पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां 1 डालेंगे तो लैम्बडा आएगा, मतलब यहां भी क्या होगा, मान लो पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, तो यहां क्या फॉर्म होगा, फिर से ब्राइट बैंड।
फिर यहाँ 2 लैम्डा जहां पाथ डिफरेंस होगा वहां भी ब्राइट बैंड फॉर्म होगा। इस तरह यहाँ कई सारे ब्राइट बैंड्स या मैक्सिमास के पॉइंट्स या पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मिलेंगे। ये +1 +2 रखने पर आए हुए हैं। यहाँ पाथ डिफरेंस 0, यहाँ लैम्डा, यहाँ 2 लैम्डा, 3 लैम्डा वगैरह वगैरह। माइनस डाल देंगे यदि हम यहाँ पर, तो इन पॉइंट्स की बात हो जाएगी। स्क्रीन के ऊपर प्लस साइन डालने पर और माइनस साइन डालने पर यहां आएंगे। ये भी B1 फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, फिर ये B2, B3, इस तरह इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स होंगे सब स्क्रीन के ऊपर। अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स कौन से होते हैं? तो हमने एस्टैब्लिश किया था कि जहां फेज डिफरेंस 2n-1 पाई हो, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह के जहां पर फेज डिफरेंसेस होंगे, या जहां पाथ डिफरेंसेस 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होंगे, यानी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एक्सेट्रा, उन पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही कहते हैं मिनिमाज, कभी कभी मिनिमा भी कहते हैं, एक ही बात है। मैक्सिमाज, मिनिमाज, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट, डार्क। तो और ये n कितना होगा यहाँ पर? तो n होता है, इसमें 0 नहीं लेते हैं, हम लेते हैं +-1, +-2 वगैरह वगैरह। तो जहां जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा वहां डार्क बैंड्स बनेंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? √I1 - √I2 होल स्क्वायर्ड, ऐसी होगी इंटेंसिटी। ये हम ऑलरेडी सब समझ चुके हैं। अब मैं उनकी बात कर लेता हूं, डार्क बैंड की। यहां पर पाथ डिफरेंस कितना था? 0। यहां लैम्डा, इसके बीच हमको यहां एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहां डार्क बैंड बन जाएगा D1। इसी तरह यहां एक डार्क, और ऐसे इधर भी डार्क्स और इधर भी डार्क, ये इस तरह से फ्रिंजेस हमको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी इधर भी और इधर भी, मतलब ऑल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क, इस तरह इधर भी फॉर्म होते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के पॉइंट्स, और इधर भी फॉर्म होते हैं। ये हमने स्क्रीन यहां पर दिखाया हुआ है, ये सब हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। अब हम आ गए हैं कोहेरेंट सोर्सेस पर। अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इनकी क्या जरूरत है? तो सबसे पहले हम जरूरत पर बात कर लेते हैं, नीड। क्या जरूरत क्या है इन सोर्सेस के कोहेरेंट होने की, S1 और S2 के? तो कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत यह है कि ये सोर्सेस होते ही वो हैं जो स्टैटिक या सस्टेन्ड, मतलब ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि कोहेरेंट सोर्सेस आर दोज which produce static मतलब रुका हुआ, static, और sustained मतलब भी रुका हुआ का मतलब जहां ब्राइट बैंड बना वहां हमेशा ब्राइट बनता रहे, जहां डार्क फॉर्म हुआ है वहां हमेशा डार्क बनता रहे, यानी ये रुका हुआ हो, सस्टेन्ड हो। इसके लिए हमको जरूरत होती है कोहेरेंट सोर्सेस की। तो कोहेरेंट सोर्सेस आर दोज which produce static और sustained interference, उनको कहते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेस। ये तो इसकी जरूरत है। अब स्टैटिक और सस्टेन्ड होने से क्या होगा? सस्टेन्ड और स्टैटिक होने से ये होगा, therefore observations can be done, मतलब हम कुछ कैलकुलेशंस के लिए ऑब्जर्वेशंस, कुछ उसमें से नोट कर सकते हैं डेटा। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं, ऐसे इंटरफेरेंस को सस्टेन कहते हैं, और इनके लिए जरूरत होती है हमको कोहेरेंट सोर्सेस की। अब कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन, कोहेरेंट सोर्सेस जब एग्जाम में लिखने को आपको आएगा तो हम ये लिखेंगे कि टू सोर्सेस आर said to be coherent,
दो सोर्सेस को तब हम कोहेरेंट कहते हैं, कोहेरेंट व्हेन, पहली बात ये लिखेंगे, व्हेन दे प्रोड्यूस, दे कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस, कंटिन्यूअसली तो होना ही चाहिए, यहां से वेव्स को कंटिन्यूअसली एमिट होना चाहिए, पल्स से काम नहीं चलेगा कि दो पल्स आए, पल्स आएंगे तो थोड़ी देर के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, बनेगा, फिर वो स्क्रीन जो है उसके ऊपर लाइट पहुंचेगी ही नहीं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी दिखाई नहीं देगा, तो कंटिन्यूअस तो उनको होना ही चाहिए। दे कंटिन्यूअसली एमिट या प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ये सबसे बड़ी जरूरत है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की, या इंटरफेरेंस की ही बहुत अहम शर्त यह है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी यदि सेम नहीं हुई, जैसा हमने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था कि दो सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी यदि नियरली सेम हुई तो इंटरफेरेंस थोड़ी होगा, तब तो बीट फिनोमेना होगा, मतलब एक ही पॉइंट पर टाइम के साथ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इस तरह से इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस इन टाइम इज बीट। अभी हम इंटरफेरेंस चाह रहे हैं, बीट नहीं चाह रहे हैं, यानी सेम फ्रीक्वेंसी तो उनका होना बहुत ही जरूरी है। और हमने यहां से जो वेव्स इमिट की थी S1 S2 से, दोनों के इक्वेशंस में हमने ओमेगा देखा था, यानी ये सेम फ्रीक्वेंसी के तो हैं ही, यानी कोहेरेंट होने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होना ही चाहिए। इसके अलावा जो इनिशियल फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस जो हमने वहां डेल्टा बोला हुआ है, जिसे ये इनिशियल फेज डिफरेंस जो हमने जीरो लिया है, ये इनिशियल फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए, और जीरो यदि नहीं है तो कम से कम कांस्टेंट तो भी होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ उसे वेरी नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो सोर्सेस कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये तो सिर्फ हमने डिफाइन किया अभी कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, जिनसे निकलने वाली दो वेव्स, जिनसे प्रोड्यूस होने वाली दो वेव्स कंटिन्यूअसली एमिट हो और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ऐसे दो सोर्सेस। और इनिशियल फेज डिफरेंस या तो जीरो हो, और चलो जीरो नहीं है तो कम से कम कांस्टेंट हो, टाइम के साथ वेरी नहीं करता, और कोहेरेंट होने पर ही हमको सस्टेन्ड या स्टैटिक इंटरफेरेंस मिलता है। अब हम करेंगे कंट्राडिक्शन बाय सपोजिशन। अब मैं मानता हूं कि फेज डिफरेंस जीरो नहीं है पर कांस्टेंट है, तो बल्कि हम तीन केसेस में बात करते हैं, 3 केसेस, तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। 3 केसेस में बात करता हूं मैं। नंबर 1, फ्रीक्वेंसीज तो बराबर हैं ही और इनिशियल फेज जीरो है, तो इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये सब जो हमने लिखा हुआ है ये इन्हीं कंडीशंस में लिखा हुआ है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है। कंडीशंस ये आ रही हैं, कंस्ट्रक्टिव की शर्त ये है फेज डिफरेंस के लिए, और डिस्ट्रक्टिव की ये है, इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर यदि मैं ये कहता हूं कि फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं और इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब जीरो नहीं है, इन अदर वर्ड्स जीरो नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है उसका, कांस्टेंट है पर टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो इनिशियल फेज डिफरेंस है ये कांस्टेंट है और पाई के बराबर, सपोज पाई है, तो क्या होगा ये कि इनिशियली ही इनके बीच फेज डिफरेंस पाई आ गया है, और आगे बढ़ने पर अब आएगा फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। और यदि कंस्ट्रक्टिव की शर्त देखें तो ये होता था, ये 2n पाई कब होता था? जब इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो था। अब जीरो नहीं है, वो इनिशियली पाई है, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस पाई। पाई इज इनिशियल फेज डिफरेंस एंड 2n पाई इज फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। यानी ये शर्त जो है कंस्ट्रक्टिव की, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, यानी डेल्टा फाई हमको लिखना पड़ेगा 2n प्लस 1 पाई। और डिस्ट्रक्टिव में आएंगे यदि यहां पर, तो इसमें प्लस पाई करने पर 2n पाई हो जाएगा। मतलब बस कंडीशंस को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सस्टेन इंटरफेरेंस तो अभी भी मिलेगा। यानी इन दोनों केसेस में जब
फ्रीक्वेंसीज बराबर, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 हो, सस्टेन्ड मिलता है। फ्रीक्वेंसीज बराबर हो, इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो भी हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ही मिलता है। पर यदि ऐसा हो गया कि फ्रीक्वेंसीज तो बराबर हैं, पर इनिशियल फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा, ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, मान लो रैपिडली चेंज हो रहा है डेल्टा, तो अब क्या होगा? तो अब जब हम ये इसकी बात करेंगे फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस अभी जैसा हमने कहा उसमें दो पार्ट्स होते हैं। नेट जो फेज डिफरेंस होता है उसके दो पार्ट्स, एक पार्ट इनिशियल फेज डिफरेंस, ये टाइम के साथ वेरी करने वाला, ये इनिशियल फेज डिफरेंस, और एक होता है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस जो आता है के डेल्टा एक्स। और यदि मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करूं, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव की, तो नेट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा फेज इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस विच इज 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये लिखना पड़ेगा। और ये जो इनिशियल फेज डिफरेंस है ये तो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, मतलब रैपिडली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कभी ये 0 हो जाता है, कभी पाई, कभी 0, कभी पाई, ऐसा मैं मान रहा हूं। जब ये 0 होगा तो फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पर थोड़ी ही देर में ये पाई हो जाएगा, और पाई होने पर वो 2n + 1 पाई होकर डिस्ट्रक्टिव की शर्त को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक ही पॉइंट पर टाइम के साथ रैपिडली और रैंडमली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनते रहेंगे, तो नेट रिजल्ट ये होगा, इतना रैपिडली ये होगा कि हम उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा जो इंटरफेरेंस है वो सस्टेन्ड नहीं रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा, बल्कि डायनामिक हो जाएगा। तो ये तकलीफ आएगी यदि इनिशियल फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी हो रहा हो। इसीलिए हम कहते हैं टू ऑब्टेन स्टैटिक और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द सोर्सेस शुड इमिट waves of same frequencies and the initial phase difference must be 0 और constant। 0 है तो बहुत अच्छी बात, ये रटी हुई शर्तें हम काम में ले आएंगे, कांस्टेंट है तो उसी समय कंडीशंस बना लेंगे, पर यदि वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा तो आपका ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये सस्टेन्ड ही नहीं रहेगा, डायनामिक हो जाएगा, कोई ऑब्जर्वेशंस आप उससे ले नहीं पाएंगे। तो ये हुई नीड ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब लाइट के दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ये आप किताब में पढ़ेंगे कि लाइट के दो जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट मतलब जैसे दो बल्ब ले लिए हमने, दो बल्ब्स ले लिए, एक ही कंपनी के बने हुए, एक ही वोल्टेज के हैं, उसके बावजूद वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो दो लाइट के इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी या कैन नेवर बी कोहेरेंट, ऐसा हमसे कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका कारण यह है कि लाइट का एमिट होना या रेडिएशंस का एमिट होना ये एक एटॉमिक फिनोमेना है। एटम के अंदर एक्साइटेशन और ट्रांजिशन का नतीजा है कि हमको लाइट मिलती है किसी सोर्स से, और टाइनीएस्ट सोर्स भी हो यदि लाइट का, तो उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, और ये सब एटम्स इंडिपेंडेंटली अपने में से लाइट का एमिशन कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि कभी कोई ग्रुप लाइट एमिट कर रहा हो किसी फ्रीक्वेंसी की, उस समय दूसरे किसी और फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इसलिए सेम फ्रीक्वेंसी की हमको मिलेगी ही नहीं लाइट। तो फिर क्या करें? तो फिर हम करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस लाइट में। इन लाइट टू कोहेरेंट सोर्सेस are achieved by दो तरीके हैं। नंबर एक, बाय डिवीजन ऑफ
वेव फ्रंट, बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट को डिवाइड करके, यानी एक वेव फ्रंट वो पेरेंट बन जाएगा और उसी को हम दो टुकड़ों में बांट कर, डिवाइड करके दो कोहेरेंट सोर्सेस हासिल कर लेंगे। यानी बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हम दो कोहेरेंट सोर्सेस लाइट के अचीव कर सकते हैं। और ये हम समझेंगे अभी डिटेल में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यंग ने यही किया था, वेव फ्रंट को डिवाइड करके दो कोहेरेंट सोर्सेस हासिल किए थे। इसी तरह से एक होता है फ्रेनल बायप्रिज्म, फ्रेनल बायप्रिज्म। इस फ्रेनल बायप्रिज्म में भी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से हम कोहेरेंट सोर्सेस हासिल करेंगे बाय रिफ्रैक्शन फिनोमेना। इसमें रिफ्रैक्शन से होगा। इसी तरह से एक और आप पढ़ेंगे लॉयड्स मिरर, ये भी आपको सुनाई देगा। और लॉयड्स मिरर में रिफ्लेक्शन करवा के हम, यानी वेव फ्रंट के डिवीजन से रिफ्लेक्शन करवाकर हमने दो कोहेरेंट सोर्सेस हासिल किए थे। लॉयड्स मिरर, वाईडीएसी, फ्रेनल बायप्रिज्म, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से कभी कभी हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से भी ये काम करते हैं, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके ये काम हम करेंगे थिन फिल्म्स में, कलर ऑफ थिन फिल्म्स। जब ये आप पढ़ेंगे, आपको सिलेबस में है कलर ऑफ थिन फिल्म्स, इसमें हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से कोहेरेंट सोर्सेस हासिल करते हैं। और भी न्यूटन्स रिंग, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, न्यूटन्स रिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से कोहेरेंट सोर्सेस हासिल करते हैं। तो इन शॉर्ट, दो लाइट के इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं होते, और लाइट में दो कोहेरेंट सोर्सेस को अचीव करना है तो दो तरीके हैं, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। हमारे सिलेबस में इसमें से एक है वाईडीएसी, दूसरा थिन फिल्म्स के कलर्स। बाकी के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको नाम सुनाई देंगे। तो अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे।